नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अभितोष सिंह और अब वक्त है कॉलर शो का। आज बात मध्य प्रदेश के रहने वाले उन लोगों की जो नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की बढ़ने वाली ऊंचाई की वजह से आज डूब क्षेत्र में आ चुके हैं। यहां के विस्थापितों को मुआवजा और नया आशियाना देने की बात तो की गई, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत यह है कि तैयारी आज भी आधी अधूरी है और आशियाने के नाम पर कुछ टीन के डिब्बे नुमा कमरे भी तैयार हैं। क्या आपको लगता नहीं कि यह स्थिति उन लोगों के लिए किसी नर्क से कम नहीं जो कई सालों से अपने घर में रह रहे थे, अचानक उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा? लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुनर्वास का काम अभी तक अधूरा क्यों है? ऐसे में क्या यह दस्तक नहीं है शिवराज सरकार में होने वाले पुनर्वास घोटाले की? तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया का यह सबसे बड़ा सवाल आज का कि विस्थापितों से धोखा कर रही है क्या सरकार? तो आप अपनी राय दीजिए, हमें कॉल कीजिए 0120499018 पर, 0120499019 पर। तो दो फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप इस पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो आगे बढ़ें और आपको कुछ दिखाएं, उससे पहले सच आपको दिखाते हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम मौके पर पहुंची यह जानने के लिए कि आखिर सरकार और प्रशासन के दावों में कितना दम है। जो कहा जा रहा है वास्तविकता की धरातल पर उसका कितना सरोकार है। हमारे संवाददाता सुशील शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। पहले इस वक्त हम खड़े हैं नीसरपुर की नई बसाहट में, जहां पर टीन शेड के मकान बना कर दिए जाएंगे। अस्थायी रूप से यहां पर पुनर्वास किया जाएगा। हम इन मकानों का, ये टीन शेड का भी जायजा लेंगे और किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है हम उसका नज़ारा दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉमन लेड बाथ रहेंगे, इनकी क्या स्थिति है। 31 जुलाई तक इस काम को पूरा करना है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा बिखरा हुआ है। यहाँ पर तार फैले हुए हैं, ये हम देखते हैं। ये लेड, यहाँ पर ये बाथरूम है जिसमें कुछ भी नहीं है, लगता है कि जैसे केवल जो है बनाकर छोड़ दिया गया है। आप आगे आते हैं, हम देखते हैं ये जो है इस साइड और आगे आके देखेंगे तो ये सारे ही बाथरूम हैं। ये टंकी है जिसका यूज़ जो है बाथरूम में किया जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर जो व्यक्ति जो इस काम को कर रहे हैं, हम उन ठेकेदार से बात करते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके से कैसे बना के दिया गया। क्या नाम भैया आपका? मनीष अडानी। मनीष जी, बताएंगे ये किस तरीके से बनाएगा, क्या व्यवस्था रहेगी इसमें? ये जो डूब क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ये कमरे बनाए जा रहे हैं, ऐसे टीन शेड के कमरे हैं ये सब। और इसमें एक पंखा दिया जा रहा है, एक लाइट दी जा रही है, नीचे से प्लिंथ पूरा पक्का करके दिया जा रहा है, बाकी की चद्दर का काम किया जा रहा है यहाँ पर। टोटल 165 स्क्वायर फीट का एक क्षेत्र है ये कितने दिन के लिए दिया जाएगा? वैसे तो 3 महीने के लिए है, बाकी शासन जाने इस बारे में। 3 महीने के बाद क्या करना, आप क्या करेंगे आप इसका? 3 महीने के बाद हमारी एक्सरसाइज इसको डिसमेंटल करने की है फिर से। आप देख सकते हैं ठेकेदार बता रहे हैं कि इस काम को वो 3 दिन में पूरा कर लेंगे। हालांकि प्रशासन की तैयारी है कि कल से जो है जैसी भी स्थिति बनेगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शिफ्टिंग कल से शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने तैयारी कर ली है, पर लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे आप खुद देख सकते हैं किस तरीके की अभी तक व्यवस्था हुई है। ना तो ढंग से जो है कमरे कंप्लीट हुए हैं। लेड बाथ की हालत भी मैं आपको बता चुका हूँ। पीने के पानी की टंकी अभी रखाई नहीं है, वो रखाई जानी है। तो इसमें लगभग जो है 5 दिन का समय या इससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है। ठेकेदार तो बोल रहे हैं कि 3 दिन में कर देंगे, पर ऐसा लगता नहीं कि 3 दिन में ये काम पूरा हो पाएगा। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सुशील शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, धार। तो शिवराज का क्या ये पुनर्वास घोटाला है? क्योंकि दस्तक तो लगभग ऐसी है। तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया का सवाल है आज का कि विस्थापितों से क्या सरकार धोखा कर रही है? आप राय दीजिए, कॉल कीजिए 0120499018, 0120499019 पर। तो इसी पूरे मामले में जब धार के डीएम से बातचीत की गई तो जनाब गोलमोल जवाब देकर आंकड़ों के जाल में उलझाने की पुरजोर कोशिश करते नजर आए और काफी हद तक वो बेबस भी दिखे। देखिए, 31 तारीख माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय था उसके हिसाब से अंतिम तारीख थी। इसके बाद जो कार्यवाही है इसमें, इससे पहले जो शासन का पैकेज घोषित हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्ट किया है कि वो अपनी व्यवस्था से जाएंगे और उसके हिसाब से उन्हें 80,000 रुपए की राशि, यदि मैं आपको सही आंकड़ा बता पाऊं तो करीब 750 से ज्यादा परिवार हैं जिनको हम अभी तक 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 80,000 रुपए के मान से दे चुके हैं।
निसरपुर, कड़माल और बहुत सारे मनावर सब डिवीजन के पुनर्वास स्थल हैं जहां पर लोगों ने अपना मकान निर्माण प्रारंभ कर दिया है। लोगों ने अपनी किराए की अथवा अस्थायी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। तो मनस्थिति लोगों की है। 1 तारीख से जो हम करने वाले हैं, हमारे हर एक गांव के लिए दल बने हुए हैं। मुआवजा मिला तो कुछ को नहीं, जिनको मिला उनको पूरा नहीं मिला। तो सवाल यह है कि दावे बड़े बड़े क्यों किए गए, जरा आप भी सुनिए। मुआवजा में क्या कि पिताजी की 17 एकड़ जमीन पेड़ों में गई थी और मुआवजा 17 लाख में, और माता जी को थी एक ही किस्त मिली तो उसे 1 यूनिट मान दिया गया। 4 लाख रुपए काटा इसमें। आपको कुल कितना मुआवजा मिला है? ये मिला 56 लाख रुपए, 26,000 मिला। और मिलना कितना चाहिए था आपको? 60 लाख रुपए में पात्रता में। हमने जीआरए भी गया था। मैं करीब 2012 से मेरा केस चल रहा है, आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। और अभी फिर मैं 7 तारीख मेरी लगाई गई थी तो बोल दिया गया कि तो आपको 8,885 जो बाकी वही मिलेंगे, इसके अलावा कोई पैसा नहीं मिलेगा। मेरे को 60 लाख की जो मम्मी को पात्रता देना चाहिए था और 60 विधवा महिला को, और 60 मेरे को, मतलब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास मेरे को मिलना था। और आपको 16 लाख में ही सीमित कर दिया है। तो इसी पर अपनी राय दीजिए। मुंबई से शिव कुमार, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपनी बात कहिए सर। जी सर नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल करके नई ऊंचाइयों को पहुंचाया है। मगर जिस तरह से व्यापक घोटाले और बहुत सारे घोटाले, जैसे अभी ताजा ये घोटाला जो सामने आया है, इससे उनकी छवि को बहुत धक्का लग रहा है। और उनको चाहिए कि इसमें पारदर्शिता लाएं और कर्मचारियों पे जो इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है, चाहे जो भी हो, उनको उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जी बहुत बहुत तो शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, हमें आपके कॉल का इंतजार है। और क्या यहां पर कोई पुनर्वास घोटाला हुआ है, क्योंकि अभी तक काम अधूरा है। 31 तारीख की जो मियाद है वो खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, बावजूद इसके काम अभी तक आधा अधूरा क्यों है। तो ये तमाम सवाल टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, 2 नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए। तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने वाली है और इसके विरोध में प्रभावितों के लिए आवाज भी उठाई जा रही है। कुछ लोग सामने आए हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश से सदर आलम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आलम साहब कहिए। जी सर, ये शिवराज सिंह चौहान तो घपलेबाजी की सरकार बन गई है सर। घोटाला हुआ है यहाँ। जी सर, पूरा घोटाला हो रहा है यहाँ पे। अभी देख लीजिए, सुबह में न्यूज चल रहा था, एक प्याज का वो मुद्दा आया, यहाँ पुनर्वास का मुद्दा आया, और भी कई जी और भी कई जगह पर ये शिवराज सिंह सरकार निशानी हुई है। नितेश अगले दर्शक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नितेश अगले दर्शक है उत्तर प्रदेश से। जी नितेश जी अपनी बात कहिए। नमस्कार सर, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस के नेता पर छापे डाले जा रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान व्यायाम घोटाला हुआ है, वहाँ सीबीआई को समय नहीं छापे मारने की? क्या कांग्रेस के नेता और लालू यादव के छापे मारने का समय है इनको? जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश आपने की और उम्मीद है कि आपकी आवाज पहुंचे। तो ये तमाम यहां पर सवाल हैं। बात हो रही है सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने की और उसके आसपास जो लोग हैं, डूब प्रभावित क्षेत्र में वो लोग आते हैं, उनके विस्थापित जो लोग हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था वहां पर की जा रही है शिवराज सरकार की ओर से। लेकिन ये व्यवस्था आधी अधूरी है। जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई, तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही है खुद ब खुद। वहां पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची, जब वहां पर देखा तो तैयारियां आधी अधूरी हैं, पता नहीं कि कब तक पूरी होंगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। जम्मू से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल्पना जी। कल्पना जी अपनी बात कहिए। प्रॉपर जो आपने पिक्चर्स दिखाई हैं अभी जी, प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये जो काम करने की प्रक्रिया है बहुत ढीली है। इन्होंने जल्दी में ये फैसला लिया है। इस पर काफी विवाद पहले भी उठे हैं। ये देखिए, व्यापक घोटाला शिवराज सरकार के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। अब देखिए, विस्थापित कर रहे हैं इतने लोगों को, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और पर्यावरण को भी काफी क्षति पहुंची है। इसके जिम्मेदार तो वही होंगे और इसका उन्हें काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक दर्शक हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हुई थी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। तो यहां पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ निर्देश थे, बावजूद इसके जो समय सीमा है वो निकल गई, काम अभी भी आधा अधूरा है। क्या यहां पर कोई बड़ा घोटाला हुआ है? क्या है पेच? दरअसल न्यूज वर्ल्ड इंडिया की जब टीम वहां पर पहुंची, जहां पर यह पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जा रही है, यहां पर रहने के लिए डिब्बे नुमा, अगर कमरे कहें तो गलत नहीं है, टीन शेड पड़े हुए हैं यहां पर, वो बने हैं, वो भी आधे अधूरे हैं। कहा यह जा रहा है, जो ठेकेदार है, कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तस्वीरें वहां पर कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं, अभी भी काफी समय लगेगा। तो यही वजह है कि इतने तमाम सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक काम हुआ नहीं है। वहां पर डूब क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं, रात रात भर कहीं भजन गा रहे हैं, नाच गाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात कहिए। हेलो, मैं गुजरात से एक कॉलर बोल रही हूँ। जी, मुझे बोलिए। सिर्फ ये एक बात छोटी सी कहनी है कि जी। विधानसभा में चाहे राज्यसभा में चाहे जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, उसमें कोई भी अगर पदधारी अगर इनडिसिप्लिन बिहेव करता है, वो खुद बाहर चला जाता है या फिर इनडिसिप्लिन बिहेव करने के लिए बाहर निकाला जाता है, तो उसकी सारी फैसिलिटी विद पेमेंट, कार एंड एवरीथिंग शुड बी विड्रॉन एट दैट टाइम ओनली। उसको रोड पे कर देना है कि जाओ तुम ऑटो पकड़ो और जाओ जहां जाना है। लेकिन यहाँ पर बात, मैडम, बात अलग हो रही थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही थी। आई नो ब्रदर, आई नो वेरी वेल कि आपका सब्जेक्ट अलग है, बट शायद तो आपका ही फोन मुझे लगा एंड आई कन्वेड माय व्यूज, क्योंकि प्रजा का पैसा इस तरह से बिल्कुल फालतू बातों पर वेस्ट करना और सारी की सारी संसद खाली, सारी की सारी लोकसभा खाली। नहीं, इस पर भी बातचीत करेंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे और इस टॉपिक पर भी बातचीत करेंगे, तब आपका फोन आएगा तो ज्यादा उसका उपयोग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। गाजीपुर से एक दर्शक हमारे साथ रोहित इस वक्त कॉल कर रहे हैं। जी रोहित जी, बताइए सर। जी रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है कि संपर्क टूट गया है। तो कॉल करें, अपनी राय दीजिए। ये तस्वीरें देखिए कि क्या ये फैसला जल्दबाजी का यहां पर किया गया है? इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और जल्द से जल्द अगर फैसला लिया भी गया तो काम क्यों अधूरा है? क्यों नहीं अभी तक मुकम्मल तस्वीर नजर आई? तो सवाल यह है कि क्या विस्थापितों के पुनर्वास के नाम पर वहां घोटाला हो रहा है? जब पुनर्वास स्थल तैयार ही नहीं है तो विस्थापित कहां जाएंगे? सड़कों पर रहेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का ख्याल क्यों नहीं रखा जो 31 जुलाई को बीत चुकी है? पक्के मकान छोड़कर टीन के शेड में कैसे रहेंगे किसान? तो ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम चाहते हैं आपसे कि आप अपना जवाब दीजिए, सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाइए। तो वहीं सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में प्रभावितों के लिए आवाज उठाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। वो कहा उन्होंने कि फैसले को लागू करने की इतनी जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए थी, अभी समय था, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? सरोवर बांध के विस्थापितों की समस्या और पुनर्वास को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत मेघा पाटकर जी 27 जुलाई से आमरण अनशन पर हैं। उनके साथ जो है 12 अन्य लोग भी अनशन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर कहां पर दिक्कत आ रही है और क्या सरकार ने गलत किया है। क्या दिक्कत क्या है, मतलब सरकार से क्या मांग है आपकी? संपूर्ण पुनर्वास जो ट्रिब्यूनल फैसला राज्य की पुनर्वास नीति और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार होना चाहिए। 3 बड़े फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके बिना किसी का भी संपत्ति, घर या ज़मीन डूब में नहीं आ सकती। इसलिए इस साल पानी नहीं भर सकते हैं। अगर पुनर्वास पूरा किया तो पानी भर सकते हैं, और अभी जो गेट बंद किए हैं वो खोलने पड़ेंगे। वैसे भी गुजरात में कोई पानी की ज़रूरत इस साल नहीं है। पूरे तालाब नर्मदा पानी के भरने के पहले प्रकृति ने ही इतने भर दिए कि हाहाकार मच गया। सरकार से आपकी कोई संवाद की स्थिति बनी है? सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया? क्या बातचीत अभी आपकी हुई है कि नहीं हुई है? कलेक्टर आए थे, SDM आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में तो अंतिम निर्णय नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, इतनी कर सकते हैं। अभी ना कोशिश चल रही है पुनर्वास स्थल सुधारने की। कितने साल थे इनके पास,
1979 से इनको किसने रोका था? 3 साल में 1982 तक पूरा प्लान तैयार होना था, कौन कहाँ बैठेगा। उस समय भी मध्य प्रदेश के आंकड़े बहुत अंडर एस्टिमेशन थे, गलत थे, और आज तक इन्होंने झूठे आधार लेकर जीरो बैलेंस सबका पुनर्वास हो गया ये कहते रहे, पर पुनर्वास स्थल तैयार नहीं किया। और तो देख रहे हैं आप किस तरीके से मेघा पाटकर जी ने बताया कि जो है सरकार ने लगातार जो है यहाँ पर नर्मदा क्षेत्र में पुनर्वास में जो है भारी अनियमितताएं बरती हैं, और सीधे सीधे उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार जो है भोले भाले किसानों और जो है विस्थापितों को जो है ठीक तरीके का ना तो मुआवजा दिया है, बल्कि कोर्ट ट्रिब्यूनल के सामने भी गलत सलत आंकड़े पेश करके जो है यह जताने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है कि सरकार ने जो है मुआवजा बांट दिया है। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सुशील शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, धार। तो गाजीपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर ध्रुवजीत तिवारी हैं। ध्रुवजीत जी बताइए सर। सर, शिवराज जी चौहान ने जो भी विकास के कार्य किए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, हाँ। लेकिन इसके अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। शिवराज के ऊपर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं सर, भ्रष्ट अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जो शिवराज जी को करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि सरकार पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन सवाल तो उठेंगे, क्योंकि सवाल यह है सबसे बड़ा कि पुनर्वास के मुद्दे पर शिवराज सरकार क्या विस्थापितों को धोखा दे रही, क्या विस्थापितों के पुनर्वास के नाम पर कोई बड़ा घोटाला वहां पर हो रहा है। जब पुनर्वास स्थल तैयार ही नहीं तो विस्थापित कहां जाएं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का ख्याल क्यों नहीं रखा जो खत्म हो गई 2 दिन पहले। और एमपी से देवी सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी सिंह साहब बताइए। सर, ये शिवराज सिंह सरकार के भ्रष्टाचार के नित नए वो आते हैं, वो खुद फैसला नहीं ले पाते हैं, ना किसी पे एक्शन है आज तक। तो कैसे ये सब माने कि ये जो वो लिप्त नहीं है। उनको इस पे या तो कार्रवाई करके जनता को बताना चाहिए। ये जनता तो इनके ऊपर भरोसा करती है, वो भरोसे लायक ही नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। विनोद कपूर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विनोद जी बताइए। भाई साहब, मैं तो पहले आपको बताऊं, मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में घुमा हूँ। जी कहाँ तक जी मध्य प्रदेश के लोग इतने शरीफ है ना कि अगर जैसे ऑफिशियल चार्जेस 10 रुपए और 15 रुपए रिश्वत है तो 25 रुपए ही देते हैं। वो कहते हैं ऑफिशियल 25। आप मानेंगे 99% के 100% मध्य प्रदेश के ऑफिसर्स और मंत्री करप्ट है। जिसको मौका नहीं मिला वही शरीफ होगा। दूसरी बात आप देख लीजिए, भोपाल का केस हुआ था 84 में, बेचारे आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। हरदूल के केस में मेजका पाटकर जी लड़ती बेचारी बुढ़ी हो गई है, कुछ नहीं हो पाया। लोग इतने शरीफ है, ड्राइवर है, बहुत सीधे लोग हैं। हिंदुस्तान में सबसे सीधे लोग यहाँ पर है, केरला में और गोवा में जो अच्छे लोग हैं, ये तो बहुत शरीफ लोग हैं। मध्य प्रदेश के तो बहुत शरीफ लोग हैं। इसीलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार आसान नहीं है, इसीलिए भ्रष्टाचार यहाँ आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा कटाक्ष आपने किया। जमील बिहार से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जमील जी बताइए। जी नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है सर जी कि सर ये भ्रष्टाचार कहीं भी हर एक आदमी को ग्रामीण स्तर से पता रहता है कि भ्रष्टाचार होता है, लेकिन सरकार और न्यूज तक ये बात क्यों नहीं आता। आपका जो ये कार्यक्रम है, हम लोगों को लगता है जनता की एक आशा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्य होगा, लेकिन यहाँ पे अभी नर्मदा का मुद्दा चल रहा है। हम आपकी तरफ से पर्सनल एक मुद्दा उठाना चाहते हैं। जो बिहार में एक उर्दू सीईटी का एग्जाम है, मेरे पास वैसे कई मतलब टीचरों का ये है जो ए से लेके बी यहाँ तक कि उनको पता भी नहीं कि हिंदुस्तान की आजादी कब हुई है। वैसे टीचर हमारे बीच हैं। तो क्या इस पे नीतीश जी या सेंट्रल की कोई मतलब गाज गिर सकती है? क्योंकि ये खुद ही अपने कुछ पता नहीं है, बच्चे को क्या मुस्तकबिल देगा जी। और हमारे जो बिहार का मतलब बिल्कुल इंडिया में बदनाम हो रहा है वो बिल्कुल। भ्रष्टाचार कहीं भी हो, भ्रष्टाचार कहीं भी हो वो गलत है, चाहे बात बिहार की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आप अपनी बात रख सकते हैं। और यहाँ पर जो सवाल ये है
मध्य प्रदेश की यहां पर बात हो रही है कि क्या पुनर्वास के मुद्दे पर शिवराज सरकार विस्थापितों को धोखा दे रही है? क्या विस्थापितों के पुनर्वास के नाम पर घोटाला हो रहा है खुलेआम? क्या पुनर्वास स्थल जब तैयार ही नहीं तो विस्थापित कहां जाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब शिवराज सरकार को देना होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का ख्याल क्यों नहीं रखा? 2 दिन पहले डेडलाइन खत्म हो चुकी है, काम अभी भी अधूरा है। पक्के मकान छोड़कर टीन के शेड में कैसे रहेंगे किसान? वो टीन के जो शेड थे उनका हाल हमने आपको दिखाया कि कैसे छोटे छोटे कमरे वहां पर बनाए गए। हालांकि जो ठेकेदार है वो साफ तौर पर कह रहा है कि ये सिर्फ 3 महीने की व्यवस्था है, उसके बाद कहां जाएंगे लोग उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि यह फैसला सरकार का है। फिलहाल वहां पर जो स्थिति है वो यही है कि अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर अभी भी जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं लोग वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुनर्वास की उनकी स्थायी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। तो जब अस्थायी व्यवस्था ही अधूरी है तो सवाल ये उठता है कि स्थायी व्यवस्था कब तक मुकम्मल होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया का है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि विस्थापितों से सरकार क्या धोखा कर रही है? तो राय दीजिए। दोनों नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी बात रखिए। तो यहां पर बात मध्य प्रदेश की हो रही है। आज सवाल यह है कि क्या पुनर्वास के मुद्दे पर शिवराज सरकार विस्थापितों को धोखा दे रही है? क्या विस्थापितों के पुनर्वास के नाम पर घोटाला हो रहा है? और जब पुनर्वास स्थल तैयार ही नहीं तो विस्थापित कहां जाएंगे? तो ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम चाहते हैं कि आप दीजिए। धनबाद से एक दर्शक मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनोज जी, बताइए। शिवराज सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हर मुद्दे पे ये सरकार फेल है। कभी व्यापम घोटाला, कभी ये पुनर्वास घोटाला, हर घोटाले पे घोटाले हो रहा है। लेकिन केंद्र को तुरंत इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। जी बहुत बहुत तो शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो केंद्र को तुरंत इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, इस तरह की भी मांग यहां पर उठ रही है। लेकिन सवाल यह है कि पुनर्वास के मुद्दे पर शिवराज सरकार विस्थापितों को आखिरकार धोखा क्यों दे रही है? क्या बड़े पैमाने पर कोई भ्रष्टाचार, कोई बड़ा घोटाला वहां पर हो रहा है जो खुलेआम हो रहा है? क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं, हकीकत आपके सामने है, तय आपको करना है। तो कॉल कीजिए, अपनी बात रखिए, अपनी राय रखिए, हमें आपके कॉल्स का इंतजार है। तमाम सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कुछ सवाल आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ सवाल आप सरकार के कानों तक पहुंचा सकते हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का ख्याल क्यों नहीं रखा? 2 दिन पहले यह डेडलाइन खत्म हो गई, काम अभी भी अधूरा है और वहां पर लोगों की मांग है कि स्थायी समाधान निकाला जाए। लेकिन जब अस्थायी काम ही नहीं हुआ, जब वो टीन के डिब्बे ही नहीं तैयार हुए, तो उसके बाद स्थायी काम कैसे होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पक्के मकान छोड़कर, जिसमें सालों साल लोग रह चुके हैं, ऐसे घरों को छोड़कर शेड में कैसे रहेंगे? क्योंकि ये तो अभी अस्थायी समाधान है और वो भी आधा अधूरा है काम। तो क्या बड़े पैमाने पर यहां पर कोई घोटाला हो रहा है? विस्थापितों के पुनर्वास के नाम पर कोई घोटाला हो रहा है? क्या कोई बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार यहां पर हो रहा है? तो ये तमाम सवाल हैं। पुनर्वास के नाम पर, पुनर्वास के मुद्दे पर शिवराज सरकार क्या विस्थापितों को धोखा दे रही है? क्या विस्थापितों के पुनर्वास के नाम पर यह घोटाला हो रहा है? और जब पुनर्वास स्थल तैयार ही नहीं तो विस्थापित कहां जाए? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का ख्याल क्यों नहीं रखा है? और एक दर्शक महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। सर सर, मेरा नाम है मनोज शाह। जी कहिए सर। हेलो सर, मेरा नाम है मनोज शाह। मैं पालघर जिले से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से पालघर जिले से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हेलो। हाँ सर। हेलो सर, ये जो शिवराज सरकार है, पहले भी घोटाला निकला हुआ है, अभी भी ये घोटाला ही है। इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये पुनर्वास होएगा नहीं। और जितने भी किसान लोग हैं, किसान लोग ऐसे ही मरेंगे। सरकार को पड़ी नहीं है, ना मोदी को पड़ी है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो भ्रष्टाचार वाले मुक्त सरकार दे रहा हूँ। की मुक्त सरकार दे रहे हैं, कुछ मुक्त सरकार नहीं है। ये खाली छुट्टियां बनाने की सरकार है, पब्लिक को छुट्टियां ही बना रहे। तो जी बहुत बहुत तो शुक्रिया। और कृपया करके इन तरह के शब्दों का टीवी पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी आवाज यहां पर लाखों हजारों लोग सुन रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या पुनर्वास के मुद्दे पर शिवराज सरकार विस्थापितों को धोखा दे रही है? क्या विस्थापितों के पुनर्वास के नाम पर घोटाला हो रहा है? जब पुनर्वास स्थल ही तैयार नहीं तो विस्थापित कहां जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हम चाहते हैं कि आप दीजिए, लेकिन सही भाषा का इस्तेमाल कीजिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का ख्याल क्यों नहीं रखा? डेडलाइन 2 दिन पहले खत्म हो गई, बावजूद इसके डेडलाइन का ख्याल नहीं रखा गया। तो ये वहां की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से विस्थापितों के पुनर्वास की वहां व्यवस्था की जा रही है। आधी अधूरी व्यवस्था नजर आ रही है। ये ताजा तस्वीरें हैं, जमीनी हकीकत ये है कि अभी भी जो टीन के शेड हैं वहां पर पड़े नहीं है
और ये अस्थाई समाधान है वहां पर, वो भी आधा अधूरा है काम। तो ये पुनर्वास का सच देखिए, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम वहां पर पहुंची और एमपी से रजनी हमारे साथ जुड़ी हुई एक दर्शक। जी कहिए। तो लगता है संपर्क टूट गया, तो बता दें कि विस्थापितों का पुनर्वास जहां पर होना है, ये देखिए व्यवस्था अभी भी, तार खुले पड़े हैं, मिट्टी खुदी पड़ी है और टीन शेड लाए जा रहे हैं। तो ये वहां की जमीनी हकीकत है। ये अस्थायी व्यवस्था है, स्थायी व्यवस्था की अभी बात ही नहीं हो रही है। 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो गई है, बावजूद इसके अभी भी काम अधूरा है, अभी भी आंदोलन वहां पर हो रहा है। तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने से बहुतों को नुकसान है और यह विवाद बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ।